भारतीय लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन कभी सोचा है कि इस विशाल तंत्र को चलाता कौन है? वो कौन सी संस्था है जो करोड़ों मतदाताओं के वोट को निष्पक्ष रूप से नतीजों में बदलती है? बिल्कुल। आज हम इसी संस्था की बनावट, ताकत और इसकी आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है भारत का निर्वाचन आयोग, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कोई सरकारी विभाग नहीं है, बल्कि एक स्थायी और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसे सीधे संविधान ने देश में आजाद और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है। बिल्कुल। और इसकी नींव, जैसा आपने कहा, सीधे संविधान में है। अनुच्छेद 324 में। ये एक अखिल भारतीय संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के चुनाव करवाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या? कि ये आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए संविधान में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग का इंतजाम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बनावट को ही समझते हैं। इस आयोग की टीम में कौन-कौन होते हैं और उन्हें चुना कैसे जाता है? तो अनुच्छेद 324 ये बताता है कि निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हाँ, और उनके साथ उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर तय करें। और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, तो जब दूसरे आयुक्त भी होते हैं तो मुख्य आयुक्त एक तरह से टीम के अध्यक्ष होते हैं। जी बिल्कुल, वो आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम करते हैं। एक मिनट, मुझे हमेशा लगता था कि इसमें हमेशा से 3 सदस्य होते हैं। क्या ये शुरू से ही ऐसा था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 1950 में अपनी स्थापना से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक, मतलब लगभग 39 सालों तक, इसमें सिर्फ एक ही सदस्य होते थे। सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो फिर ये बदलाव क्यों और कैसे आया? सिर्फ एक व्यक्ति से 3 क्यों हो गए? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। बदलाव तब आया जब 61वें संविधान संशोधन के जरिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। ओह, अच्छा। हाँ। तो आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई कि वोटरों की संख्या में करोड़ों का इजाफा हो गया था, तो काम का बोझ संभालने के लिए और लोगों की जरूरत थी। इसीलिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ काम के बोझ की बात थी या इसके पीछे कोई और भी वजह थी? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक इसे एक और नजरिए से देखते हैं। उस दौर में एक मजबूत और मुखर सीईसी की धारणा बन रही थी, और कुछ का मानना है कि ये सरकार द्वारा आयोग की शक्तियों को किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने से रोकने का एक तरीका भी था। ताकि फैसले सामूहिक हों। बिल्कुल। हालांकि यह व्यवस्था भी ज्यादा दिन नहीं चली। 1990 में इन 2 पदों को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर अक्टूबर 1993 से इसे स्थायी तौर पर 3 सदस्यीय बना दिया गया, और तब से यही व्यवस्था चली आ रही है। ये तो वाकई आकर्षक है। तो अब जब 3 आयुक्त हैं, तो क्या मुख्य आयुक्त के पास ज्यादा अधिकार होते हैं? क्या वो बॉस की तरह हैं? नहीं, और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्तों की शक्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं। उनके वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं भी समान होती हैं। किसके बराबर? सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। अच्छा। और अगर किसी भी मुद्दे पर तीनों में मतभेद हो तो फैसला बहुमत से लिया जाता है। तो मुख्य आयुक्त का पद फर्स्ट अमंग इक्वल्स जैसा है, मतलब बराबर वालों में पहले, किसी बॉस जैसा नहीं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाए तक होता है। चलिए, अब उस मुद्दे पर आते हैं जो ऐसी संस्था के लिए सबसे जरूरी है, स्वतंत्रता। इतने बड़े लोकतंत्र के चुनाव की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर हो, उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना तो सबसे पहली शर्त है। संविधान इसे कैसे पक्का करता है? संविधान निर्माताओं ने इस बात का खास ख्याल रखा था। आयोग की स्वतंत्रता के लिए कई मजबूत कवच तैयार किए गए हैं। पहला और सबसे बड़ा कवच है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दी गई कार्यकाल की सुरक्षा। इसका क्या मतलब है, आसान शब्दों में? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त तो करते हैं, पर अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते। उनकी नौकरी राष्ट्रपति या सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। तो फिर उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? उन्हें हटाने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की है। यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से। बिल्कुल, एक प्रस्ताव पारित करके ही उन्हें हटाया जा सकता है। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। तो ये तो बहुत बड़ी सुरक्षा हुई। और क्या प्रावधान है? दूसरा प्रावधान है कि उनकी नियुक्ति के बाद उनके वेतन या सुविधाओं में ऐसी कोई कटौती नहीं की जा सकती जिससे उन्हें नुकसान हो।
अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। सही कहा। और तीसरा, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता। ये तीनों प्रावधान मिलकर आयोग की स्वायत्ता को मजबूत करते हैं और उसे किसी भी तरह के बाहरी दबाव से बचाते हैं। ये तो काफी मजबूत और सुरक्षित व्यवस्था लगती है, लेकिन क्या हर सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ कमियां या आलोचना के बिंदु हैं जिन पर बहस होती है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से एक गहरी समझ बनती है। कुछ संवैधानिक कमियां हैं जिन पर अक्सर उंगली उठाई जाती है। जैसे कि? पहली, संविधान में आयोग के सदस्यों की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, न कानूनी, न शैक्षिक, न प्रशासनिक। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई तय पैमाना नहीं है, सरकार किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को आयुक्त नियुक्त कर सकती है। बिल्कुल। परंपरा ये रही है कि वरिष्ठ नौकरशाहों को ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। दूसरी कमी ये है कि संविधान में ये भी नहीं बताया गया है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा। ये बाद में तय किया गया। हाँ, ये बाद में संसद ने कानून बनाकर तय किया। और शायद सबसे बड़ी आलोचना इस बात की होती है कि संविधान रिटायर होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और पद पर नियुक्ति से नहीं रोकता है। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर ये कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई भी सरकारी पद मिल सकता है। क्या इसका कोई असल उदाहरण है यहाँ इस पर विवाद हुआ हो? क्या इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठता? बिल्कुल उठता है। आलोचकों का यही कहना है कि इससे हितों के टकराव की आशंका बनती है। ये धारणा बन सकती है कि कोई आयुक्त अपने कार्यकाल के दौरान सरकार के प्रति नरम रुख अपनाए ताकि रिटायरमेंट के बाद उसे कोई अच्छा पद मिल जाए। और ये आयोग की निष्पक्ष छवि के लिए एक खतरा हो सकता है। निश्चित रूप से। तो ये तो हुई बनावट और सुरक्षा कवच की बात, साथ ही उसमें मौजूद कुछ दरारों की भी। इतनी मजबूत और स्वतंत्र बॉडी बनाने के पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि इसके काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील हैं। तो चलिए अब सीधे इनके काम पर आते हैं। ये विशाल मशीनरी असल में करती क्या है? इसके कामों को हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं: प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्ध न्यायिक। अगर कुछ मुख्य प्रशासनिक कामों से शुरू करें तो? सबसे बुनियादी काम है देश में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। हाँ। फिर हर चुनाव से पहले मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को तैयार करना, उसे अपडेट करना और ये सुनिश्चित करना कि हर योग्य नागरिक का नाम उसमें शामिल हो। और जाहिर है चुनाव की तारीखों का ऐलान करना और पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी करना। और राजनीतिक दलों से जुड़े इसके काम भी तो बहुत अहम है। हाँ, ये इसके सबसे ताकतवर कामों में से एक है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी के तौर पर मान्यता देना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चुनाव चिन्ह का आवंटन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में बहुत से मतदाता आज भी पार्टी के चुनाव चिन्ह को देखकर ही वोट देते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में सुनते हैं। ये सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है। असल में ये है क्या? क्या इसका कोई असली असर होता है? बिल्कुल। इससे आप चुनावी खेल का अंपायर या रेफरी समझ सकती हैं। जैसे ही चुनाव की सीटी बजती है, यानी तारीखों का ऐलान होता है, ये आचार संहिता लागू हो जाती है। और फिर सारे नियम बदल जाते हैं? एक तरह से हाँ। इसके बाद मैदान में सारे खिलाड़ियों यानी पार्टियों और उम्मीदवारों को इसके बनाए नियमों के हिसाब से ही खेलना होता है। सत्ता में बैठी सरकार कोई नई बड़ी योजना लॉन्च नहीं कर सकती, सरकारी गाड़ियों या बंगलों का इस्तेमाल प्रचार के लिए नहीं हो सकता, धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जा सकते। तो ये एक तरह से सबको बराबरी का मौका देने की कोशिश है। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में बैठी पार्टी को कोई अनुचित लाभ न मिले। जब हम निर्वाचन आयोग की शक्तियों की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा जहन में आता है, टी.एन. शेषन। कहा जाता था कि उनके दौर में नेता सिर्फ भगवान और शेषन से डरते थे। क्या आयोग हमेशा से इतना शक्तिशाली था या उस दौर में कुछ खास था? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। शक्तियां तो संविधान ने हमेशा से दी थी, लेकिन टी.एन. शेषन ने उन शक्तियों का पूरी दृढ़ता से इस्तेमाल करके दिखाया। उन्होंने ही आचार संहिता को कड़ाई से लागू किया, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा पर नजर रखी और आयोग की स्वायत्तता को जमीनी हकीकत में बदल दिया। तो उन्होंने साबित किया कि ये शक्तियां सिर्फ कागज पर नहीं हैं। उन्होंने ये साबित किया कि संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति अगर चाहे तो पूरे सिस्टम में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो हुई प्रशासनिक शक्तियों की बात। इसकी सलाहकारी भूमिका क्या है?
आयोग संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है और राज्यों में? और राज्य विधानमंच के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देता है। और ये सलाह सिर्फ सलाह होती है या माननी पड़ती है? ये बाध्यकारी होती है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसे मानना ही पड़ता है। मतलब ये सिर्फ एक सलाहकार नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सलाहकार है। और अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे बूथ कैप्चरिंग या हिंसा, उस स्थिति में इसकी अर्धन्यायिक शक्तियां काम आती हैं। अगर आयोग को लगता है कि किसी जगह धांधली, हिंसा या दूसरी अनियमितताओं की वजह से निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है, तो वो चुनाव रद्द कर सकता है। उसके पास उस चुनाव को रद्द करने की पूरी शक्ति है। ये एक विशाल मशीनरी है जिसे चलाने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर उनकी मदद करते हैं, जो उस समय जिला निर्वाचन अधिकारी बन जाते हैं। हाँ। तो आज की चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ है कि निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। ये एक बेहद शक्तिशाली संवैधानिक संस्था है जिसकी एक जटिल बनावट, जबरदस्त शक्तियां और सुनिश्चित स्वतंत्रता है, भले ही इसमें कुछ संवैधानिक खामियां हों जिन पर लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो आयोग का काम सिर्फ चुनाव कराना नहीं है। उसका असली मिशन भारत में चुनावी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, हर नागरिक की भागीदारी को आसान बनाना और पूरी चुनावी प्रणाली में लोगों के भरोसे को बनाए रखना है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि अच्छे शासन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिल्कुल। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं, संविधान निर्माताओं ने निर्वाचन आयुक्तों के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित क्यों नहीं की? क्या उनका मानना था कि इस पद की गरिमा और राष्ट्रपति का विवेक ही सबसे बड़ी योग्यता होगी, या ये एक ऐसी कमी थी जिसे वे भविष्य की संसद पर छोड़ गए थे और जिस पर आज के समय में गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है?